हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अक्षय सिंह कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमारा यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। मार्च को हमारा यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हर साल जो घटना चक्र की तरफ से करंट अफेयर की मैगजीन निकाली जाती है, इसमें पूरे साल भर की करंट अफेयर होती है। आपको पता होगा, ये जिसे देख सकते हैं, दृष्टि जो है हमारी, आई दृष्टि नाम से मैगजीन आती है करंट अफेयर की, घटना चक्र द्वारा निकालते हैं ये। तो इसमें क्या होता है, जो पूरा साल भर का इवेंट होते हैं सारे इसमें कवर किए जाते हैं, और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, तो करीबन करीबन 90% के आसपास आप इसी मैगजीन से पूरे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और बस इसमें फैक्चुअल डाटा ज़्यादा होता है, तो इस चक्कर में इसको ज़्यादा पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इसको लेके आए। इसका एक लेक्चर हमारा हो चुका है, उसमें थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, लेकिन ये जहाँ तक हो पाया। उसके बाद से आज हम लेक्चर 2 है मेरा ये, तो इसमें ख़त्म करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य जो दे रखा है इसमें, तो उसको ख़त्म करेंगे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य होगा, फिर आर्थिकी होगी। ये देख सकते हैं मैगजीन है, इसमें अराउंड मैंने बताया था पहले लेक्चर में ही कि इसमें अराउंड 220 पेज के आसपास है, जिनको हम 12, 14, 15 लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लेंगे एग्जाम से पहले ही, ताकि आप 2 से 4 बार रिवीजन कर सकें पेपर से पहले, ठीक है। और एक बात बताना चाहता हूँ, इसमें मैं कुछ कीवर्ड बताऊंगा, या तो आप उसको कहीं पॉइंट आउट कर लीजिएगा, या फिर लेक्चर 2 से 3 बार देखिएगा, तो जितना भी आपकी करंट अफेयर होगी पूरी की पूरी अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है, हमारा छूट गया था पहले उसमें, मतलब वरना इसको मैं एक ही लेक्चर में राष्ट्रीय परिदृश्य जो खत्म हो जाता। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने लेक्चर 1 एंड किया था। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बाकी अगर आपको तैयारी से रिलेटेड कोई डाउट एंड क्वेरी आ रही है, तो ये मेरी आईडी है, यहाँ पे आप आके हमसे कोई भी डाउट एंड क्वेरी पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम के ये चैनल का लिंक है, यहाँ पे आप लेक्चर की पीडीएफ पा सकते हैं, ठीक है। जो भी हम लेक्चर लेते हैं उसकी पीडीएफ इसी चैनल में मिलती है, कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के टेलीग्राम चैनल पे हमारे, तो वहाँ पे जाके आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आज स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर कौन सा, जहाँ से हमने लास्ट लेक्चर ख़त्म किया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक ये कवर कर लिया था, कुछ टेक्निकल इधर के चक्कर में वहाँ से हमने लेक्चर बंद हो गया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, नमो भारत ट्रेन, जो भारत की पहली रैपिड रेल सेवा है, वाले टॉपिक से। तो देख लेते हैं इस टॉपिक में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा, एक रैपिड ट्रेन सेवा चलाई गई है, ठीक है, जिसको आरआरटीएस सिस्टम कहते हैं, रैपिड क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहते हैं। उसी के तहत एक ट्रेन चलाई गई है, 8 गलियारे बनाए गए हैं, सारी चीज़ें भी देखेंगे इसमें। तो नमो भारत ट्रेन, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा। तो इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या है, देख लेते हैं उसको। पहले इस बारे में जान लीजिए कि नमो भारत ट्रेन क्या है और इसके बारे में, ठीक है। तो 20 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी जी जो है, उन्होंने क्या किया, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद स्थित कौन सा, साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर, दिल्ली मेरठ गाजियाबाद, जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ है, उसमें आरआरटीएस गलियारे को प्राथमिकता वाला जो एक प्रायोरिटी सेक्शन था, उसमें ट्रेन चलाई, जिस ट्रेन को क्या नाम दिया गया है, तो नमो भारत ट्रेन नाम दिया गया। तो ध्यान क्या रखना है, ये एक ट्रेन चलाई गई है गलियारे में, जो गलियारे का नाम है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, उसमें जो प्रायोरिटी सेक्टर था वहाँ पे ट्रेन चलाई गई है, जिसको नाम दिया गया नमो भारत, और ये एक तरह की रैपिड एक्स ट्रेन है। तो जान लेते हैं आगे कि आरआरटीएस क्या होता है और कितने प्रकार के हमने गलियारे जो है निर्मित किए गए इन सब चीज़ों में। तो जैसे देखिए क्या कि नई विश्व स्तरीय परिवहन अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से देश में क्या होता है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को रूपांतरित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, आरआरटीएस जो सिस्टम है उसका विकास किया गया है उनके अनुरूप। आरआरटीएस क्या होता है, पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, आरआरटीएस जो होता है मेट्रो रेल की अपेक्षा क्या भिन्न होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लंबी दूरी तक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विकसित किया जाता है इसको। और जो इसकी गति होती है आरआरटीएस की, जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो होता है, इसकी जो गति होती है वो मेट्रो से लगभग 3 गुना अधिक होती है और कम ठहराव लेती है। तो अगर आपसे पूछ ले रैपिड जो रेल सेवा होती है और मेट्रो होती है, इसमें क्या फ़र्क होता है, तो पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या लंबी दूरी की यात्रा करती हैं, 3 गुना अधिक स्पीड होती है किससे, मेट्रो से, और कम ठहराव लेती है, ठीक है। और यह पारंपरिक रेलवे से भी अलग है, क्योंकि यह क्या है, एक समर्थित पथ पर उच्च गति के साथ विश्वसनीय और हाई फ्रीक्वेंसी वाले बिंदु से एक बिंदु से दूसरे क्षेत्र में यात्रा को सुगम बनाती है। ये स्टार्ट कहाँ की गई, तो एनसीआर क्षेत्र में 8 गलियारे बनाए गए हैं, ध्यान में रखिएगा कहाँ पे, तो राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे विभिन्न महत्वपूर्ण नगरों को आपस में जोड़ने के लिए 8 गलियारे बनाए गए हैं। उसी में से एक प्रायोरिटी सेक्टर वाला गलियारा है हमारा, कौन सा, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ वाला। तो इसी पे कौन सी, नमो भारत ट्रेन चलाई गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 8 गलियारे बनाए गए, इन सारे गलियारों में भी स्टार्ट नहीं हुए हैं। इनमें से जो पहला गलियारा है हमारा कौन सा, ये दिल्ली गाजियाबाद मेरठ वाला,
उसी के अंतर्गत ये रैपिड एक्स ट्रेन चलाई गई, जिसको नमो भारत ट्रेन भी कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या जो 8 गलियारे हैं। पहला हमने देख लिया दिल्ली गाजियाबाद मेरठ का, दूसरा है दिल्ली गुरुग्राम एनसीबी अलवर का, दूसरा गलियारा ये हो गया हमारा कौन सा, दिल्ली गुरुग्राम एनसीबी अलवर का। तीसरा गलियारा जो है पानीपत वाला, दिल्ली पानीपत से। चौथा गलियारा जो है दिल्ली फरीदाबाद वल्लभगढ़ और पलवल का, ये चौथा गलियारा हो गया। पांचवा गाजियाबाद खुर्जा, छठा दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक, सातवां गाजियाबाद हापुड़ और आठवां दिल्ली शाहदरा बड़ौत। तो सारे गलियारे आपको ध्यान नहीं रखने, ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, जो पहला गलियारा है उसको, उसके कुछ जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसका, मतलब जो प्रायोरिटी वाला सेक्शन है इसका, उसको स्टार्ट किया गया। उसमें भी कहाँ से कहाँ तक चली है, तो ट्रेन इस साहिबाबाद से दुहाई डिपो को जोड़ने वाली नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, प्रायोरिटी सेक्शन जो है हमारा आरआरटीएस गलियारे का, जो कौन सा आरआरटीएस गलियारा, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ वाला, वहाँ पे स्टार्ट की गई है इसको। और नमो भारत ट्रेन नाम का नाम है, जो ट्रेन कौन सी है, रैपिड एक्स ट्रेन है। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये आरआरटीएस सिस्टम के अंतर्गत चलाई गई है। ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं कितने किलोमीटर का गलियारा, ये नहीं पूछेगा, बस ये ध्यान रखिएगा साहिबाबाद से दुहाई डिपो के लिए हरी झंडी दी गई ट्रेन को पहली बार। ठीक है, आगे दिया क्या, यह भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली की डिजाइन गति कितनी है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल सकती है। इसकी एवरेज स्पीड कितनी है, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित जो साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन है वहाँ से हरी झंडी दिखा के उसको रवाना किया है। ट्रेन का नाम नमो भारत है, जो एक किसके सिस्टम के अंतर्गत आती है, आरआरटीएस सिस्टम के अंतर्गत इसको शुरुआत किया गया। और जो पहला गलियारा हमारा दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ का, उसी के अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया और 8 गलियारे विकसित किए गए। एनसीआर में जो क्षेत्र पड़ते हैं उसके अंतर्गत जितने भी जगह हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है आपके लिए, कि जो आरआरटीएस सिस्टम है वो मेट्रो और किससे, जो नॉर्मल ट्रेन है उससे कैसे अलग है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या, नेक्स्ट टॉपिक हमारा गंगा वाली डॉल्फिन जो क्या है उसके संबंध में देख लेते हैं। तो गंगा के डॉल्फिन को क्या किया गया, पहला हेडिंग पढ़ लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, गंगा जो डॉल्फिन है उसको उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जलीय जीव घोषित किया गया, ना कि राज्य मछली। ठीक है, तो जलीय जीव घोषित किया गया, ना कि राज्य के लिए अलग से इसको मछली बना दी गई है। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो आगे देख लेते हैं क्या, गंगा की डॉल्फिन जो है उसको वैज्ञानिक नाम क्या है, पहले ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कुछ पेपर में कि गंगा की जो मछली है, गंगा डॉल्फिन जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है गंगा डॉल्फिन का। तो गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है हमारा प्लैटिनिस्टा गैंगेटिका, ये ध्यान में रखिएगा, प्लैटिनिस्टा गैंगेटिका नाम है। इसको देख लीजिएगा एक दो बार, ध्यान याद हो जाएगा। आगे क्या दिया है, जो विश्व में बताया इन्होंने, विश्व में 4 प्रकार की, कौन सी 4 प्रकार की मीठे पानी। पहली बात ध्यान रखिएगा, जो डॉल्फिन है वो मीठे और खारे पानी दोनों में मिलती हैं। उसमें से क्या, जो मीठे पानी की डॉल्फिन होती हैं वो केवल विश्व में 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, ये नीचे दिया गया है। जैसे चीन में पाई जाती है यांगसे नदी में, कौन सी, उसका नाम है बैजी। तो ये ध्यान रखिएगा, चीन में जो यांगसे नदी में पाई जाती है उसका नाम है बैजी, और ये एक्सटिंक्ट भी हो चुकी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान में सिर्फ कितनी, वर्तमान में सिर्फ 3 प्रकार की मीठे पानी की जो डॉल्फिन है वो पाई जाती हैं। यांगसे नदी में जो पाई जाने वाली बैजी डॉल्फिन है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। दूसरी जो पाई जाती है भूलन डॉल्फिन नाम है उसका, वो कहाँ पाई जाती है, तो सिंधु नदी में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पहली हमारी हो गई चीन में पाई जाने वाली यांगसी डॉल्फिन, दूसरी हो गई भूलन जो कहाँ है, सिंधु नदी में पाई जाती है। तीसरी अमेजन नदी जो लैटिन अमेरिका में पड़ती है उसमें बोटो डॉल्फिन है, ये तीसरे प्रकार की डॉल्फिन हो गई। और चौथी हमारी गंगा वाली डॉल्फिन। इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये मैंने बता दिया कि एक्सटिंक्ट हो गई है, चीन में 2006 से विलुप्त घोषित किया गया है। इतनी चीज़ें ना ध्यान में रखिएगा, ध्यान में केवल इतनी चीज़ रखिएगा, क्या पता आपसे पूछ ले नदी का नाम और वहाँ पाई जाने वाली डॉल्फिन, उनका मिलान करिए। तो इन दोनों को मिलान करके देख लीजिएगा। साथ ही जो हमारी गंगा वाली डॉल्फिन है उसको टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो हमारी गंगा डॉल्फिन है उसको टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही जो हमारी गंगा की डॉल्फिन है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, IUCN की कैटेगरी कौन सी, एंडेंजर्ड कैटेगरी में भी आती है। तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में गंगा की डॉल्फिन हमारी टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से जाना जाता है। विश्व में 4 प्रकार की मीठे पानी की डॉल्फिन मिलती हैं, जिसमें से यांगसे नदी में चीन में जो पाई जाती है बैजी डॉल्फिन वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। यह इनमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये जो स्तनधारी होते हैं वो ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं, मतलब ध्यान रखिएगा ब्लाइंड होते हैं।
और ये किस प्रकार से इको लोकेशन ध्वनि जो छोड़ के उसके इको लोकेशन जो ध्वनि होती है उसको उत्सर्जित करके और परावर्तित को सुनकर वस्तुओं को शिकार करते हैं, और ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि के माध्यम से भी उत्सर्जित करके लोग जो वस्तु वो होते हैं शिकार करते हैं उनका। ठीक है, इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ध्यान रखने वाली और चीज़ें क्या है इसमें टॉपिक में, तो यूपी में सरकार ने कि किसने, वन विभाग ने, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने इसको जलीय जीव के रूप में मान्यता प्रदान की है। ध्यान में रखिएगा जलीय जीव के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो उत्तर प्रदेश की राज्य मछली है वो कौन सी है, चितला है। ठीक है, जो गंगा डॉल्फिन है उसको जलीय जीव घोषित किया गया है, ना कि राज्य मछली। ठीक है, राज्य मछली जो है, ध्यान फिर से मैं फोकस कर रहा हूँ, राज्य मछली हमारी चितला है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इससे पहले क्या किया, इसको राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया जा चुका है। किसको, गंगा डॉल्फिन को, कब, 2010 में, मई 2010 में केंद्र सरकार ने इसको राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया था। और इसको क्या, वन विभाग ने, उत्तर प्रदेश के जो वन विभाग है उसने क्या किया, इसको मान्यता दी हुई है, क्या गंगा डॉल्फिन के रूप में भी घोषणा की है। और चीज़ ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी वाली डॉल्फिन है उसको पंजाब राज्य द्वारा राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा सिंधु नदी डॉल्फिन है जिसका नाम क्या है, भूलन। ये ध्यान में रखिएगा जरूर, भूलन जो डॉल्फिन है सिंधु नदी में जो पाई जाती है उसको पंजाब राज्य का जलीय जीव भी घोषित किया गया, जलीय पशु भी घोषित किया गया है। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बिहार का दे रखा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार में ध्यान रखिएगा तो आगे भी इसका अभ्यारण्य आएगा, विक्रमशिला करके, इसके संरक्षण के लिए बनाया गया। ध्यान रखिएगा ये जो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में मैंने बता दिया जो गंगा डॉल्फिन है आती है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, उसकी जो कैटेगरी कौन सी है, शेड्यूल 1 में भी आती है। और साइट्स जो है, साइट्स का फुल फॉर्म भी ध्यान रख लीजिएगा, कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। यहाँ 2 F होने चाहिए लेकिन साइट्स में सिर्फ क्या है इसका फुल फॉर्म, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। परिशिष्ट 1 में भी इसको दिया जाता है। ठीक है, सूचीबद्ध किया गया है। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। एंडेंजर्ड कैटेगरी में हमारी गंगा की डॉल्फिन, ये ब्लाइंड होते हैं, इको लोकेशन के माध्यम से ध्वनि परिवर्तित जो होती है उस हिसाब से शिकार करते हैं। ठीक है, जलीय पशु का जो भी जिस चीज़ का भी शिकार करते हैं। और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो उत्तर प्रदेश की राज्य जलीय जीव के रूप में इसको मान्यता दी गई है। राज्य मछली उत्तर प्रदेश की अलग है, चितला है। और जो सिंधु नदी की भूलन डॉल्फिन है उसको क्या पंजाब राज्य ने राज्य का जलीय पशु घोषित कर रखा है। और केंद्र सरकार ने पहले ही 2010 में जो गंगा की डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचित कर दिया था। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। कुछ चीज़ देख लेते हैं। गुजरात की एक राज्य मछली है घोल, उसको क्या किया गया है, गुजरात की राज्य मछली के रूप में घोषित किया गया है। किसको, घोल जो मछली है उसको गुजरात की राज्य मछली के रूप में घोषित किया गया है। वैज्ञानिक नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, डाइकैंथस ध्यान में रख लीजिएगा अगर ध्यान रखना हो। प्रोटोनोबिया डाइकैंथस, और भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। इसको क्या गोल्ड फिश कहते हैं। इसका ये नाम ध्यान रखिएगा, जो गुजरात की घोल मछली है उसका लोकल नाम है ये, जो इसके गोल्ड फिश कहा जाता है। जो घोल मछली इसको लोकल नाम है, वैसे इसको गोल्ड फिश भी कहा जाता है। इसको गुजरात राज्य मछली का दर्जा मिल गया है। ठीक है, 21 नवंबर 2023 को, ये करंट में थी इसलिए इसको बताया जा रहा है। बाकी इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें और कुछ नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, डॉल्फिन से संबंधित जो गंगा नदी के किनारे डॉल्फिन है उसके महत्वपूर्ण जो आवास है उनको संरक्षित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है। जैसे विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है हमारा बिहार में, और बिहार में कहाँ पे, तो बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा बिहार में। और बिहार में कहाँ, तो बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। और क्या, प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है डॉल्फिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, तो 5 अक्टूबर को। तो ध्यान में रखिएगा प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है डॉल्फिन दिवस, तो 5 अक्टूबर को। ये डेट ध्यान रखिएगा। डे कई सारे इसमें दे रखे हैं मैगजीन में, तो उनको अलग से लिख लीजिएगा कहीं पे, हो सकता है क्वेश्चन बनते भी हैं पीसीएस में इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड, तो ध्यान में रखिएगा उसको। आगे दिया क्या, 15 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने जो समुद्री नदी की डॉल्फिन और समुद्री जो डॉल्फिन है उन दोनों के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की थी। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा, कब, प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में घोषणा की थी। ये नदी और समुद्री डॉल्फिन दोनों के लिए है। विश्व में 4 प्रकार की, और चीज़ ध्यान क्या रखना है, 4 प्रकार की विश्व में ताजे पानी की डॉल्फिन पाई जाती हैं। उसमें जो चीन वाली है उसको क्या एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया है। बाकी बची अमेजन की बची, सिंधु नदी की बची और गंगा की डॉल्फिन बची है। और गंगा की जो डॉल्फिन है वो भी
एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसमें इतना फोकस करके बता रहा हूँ चीज़ों को। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। तो पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, अग्नि। अगली नाम इनका शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखिएगा। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल जो है इसको इंग्लिश में इनिशिएटिव कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, अग्नि शॉर्ट फॉर्म इसका होगा। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। देखते हैं इसमें क्या ध्यान रखना है, स्मरणीय तथ्य दे रखते हैं इसमें। तो नवंबर 2023 में जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज है, कौन, CCRAS, इसका शॉर्ट फॉर्म ध्यान में रखिएगा और फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा। CCRAS का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, जो नई दिल्ली में है, उसने इस पहल को लॉन्च किया है। तो पहल को लॉन्च किसने किया है, CCRAS ने किया है। कौन सी पहल है हमारी, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, या जिसको इंग्लिश में आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अग्नि शॉर्ट फॉर्म में जिसको कहते हैं, उसको लॉन्च किया। इसमें क्या किया गया है, ये जो पहल है इसके उद्देश्य हैं, 2 उद्देश्य हैं, देख लेते हैं कौन कौन से। पहला उद्देश्य दे रखा है इस पहल के अंतर्गत कि ये पहल क्या होगा, आयुर्वेद चिकित्सकों को अपने नवाचारी अभ्यासों और रोगों से जुड़ी विभिन्न स्थितियों में उनके अनुभवों की जानकारी साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। जो भी चिकित्सक हैं आयुर्वेदी और नवाचार जो करते हैं, उनके लिए एक मंच प्रदान करेगा ताकि वो जानकारी साझा कर सकें। और दूसरा दे रखा है, यह पहल आयुर्वेद चिकित्सकों के बीच साक्ष्य आधारित आयुर्वेद चिकित्सक की जानकारी देने के लिए संस्कृति को बढ़ावा देगा। तो ये इसके 2 उद्देश्य दे रखे हैं। और ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, अग्नि पहल को लॉन्च किसने किया, इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इतनी चीज़ पेपर के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये लाया क्यों गया, तो इसमें क्या किया, इसलिए लाया गया इस पहल को कि हाल ही में क्या हुआ, आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से कई नई और गंभीर दीर्घकालिक दोनों प्रकार के रोगों का क्या सफलतापूर्ण जो इलाज कर दिया गया, जिसका आयुर्वेद के जो ग्रंथ है उसमें वर्णन नहीं दिया गया है। तो आयुर्वेद चिकित्सा ने इस नवाचार का जनता के लाभ हेतु बड़े पैमाने पर जानने की आवश्यकता है, इसी चक्कर में इसको लॉन्च किया गया इस पहल को। तो इतनी चीज़ इस पहल में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, PDG भारतीय भेषज संहिता जो है, इंडिया फार्मोकोपिया जो है वो किसका, PDG का सदस्य बन गया है। तो PDG का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, फार्मोकोपिया डिस्कशन ग्रुप। तो ध्यान रखिएगा PDG का फुल फॉर्म क्या है, पहली चीज़ तो PDG का सदस्य बना है भारत, और भारत जो PDG का सदस्य बना, PDG का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, फार्मोकोपिया डिस्कशन ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है। और जो भारतीय भेषज संहिता आयोग जो है, इंडिया फार्मोकोपिया कमीशन, इसका फुल फॉर्म क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इंडियन फार्मोकोपिया कमीशन इसको कहते हैं। ठीक है, तो इंडियन फार्मोकोपिया जो कमीशन है वो किसके अंतर्गत आता है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है, कौन, भारतीय भेषज संहिता आयोग। तो ध्यान में रखिएगा ये किसका स्वायत्त संस्थान है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का स्वायत्त संस्थान है, जो PDG का सदस्य बन गया है। तो आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, जो PDG जो फार्मोकोपिया वार्ता समूह है या डिस्कशन ग्रुप जो है, उसकी वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ, इस बार तो हैदराबाद में हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है क्या, कि जब जो बैठक है इसकी वो अमेरिका, यूरोप और जापान के बाहर आयोजित की गई हो। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब PDG जो है उसकी जो बैठक कहाँ पे, अमेरिका प्लस यूरोप और जापान के बाहर पहली बार हुई है। और कहाँ पे हुई, तो हैदराबाद में हुई है। ठीक है, और हैदराबाद में हुई है तभी क्या हुआ है, क्या जो हमारा भारतीय भेषज संहिता आयोग है वो PDG के सदस्य के रूप में शामिल हो गया। तो ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और साथ ही ये वर्ष 2019 के बाद से इनकी प्रतिभागियों की पहली बैठक भी है। तो ध्यान क्या क्या रखना है, पहली चीज़ इंडियन फार्मोकोपिया किसके अंतर्गत आता है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कमीशन जो है ये PDG का सदस्य बन गया है। इससे PDG का सदस्य सबसे पहले कौन कौन थे, तो अमेरिका था, यूरोप था और जापान था। अब जो इसकी बैठक जो हुई है पहली बार इन देशों के अलग हुई है। तो यहाँ पे जो हैदराबाद में जब इसकी बैठक हुई है PDG की, फार्मोकोपिया डिस्कशन ग्रुप की, तो वहाँ पे भारत इसका सदस्य बन गया है। और अब कितने सदस्य हो गए, तो इसमें अमेरिका भी सदस्य है, यूरोप भी है, जापान भी और भारत भी इसका फार्मोकोपिया का सदस्य हो गया डिस्कशन। ठीक है, तो यही दिया गया। ज्ञातव्य है जो PDG के सदस्यों में IPC के अतिरिक्त यूरोपीय फार्मोकोपिया है, जापानी फार्मोकोपिया और अमेरिका फार्मोकोपिया शामिल है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, WHO इसका पर्यवेक्षक है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बड़ा संस्थान है WHO, तो अगर पूछ लीजिए PDG ग्रुप है इसका पर्यवेक्षक कौन है,
तो इसका पर्यवेक्षक है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसका क्या है, पर्यवेक्षक के तौर पर काम करता है। यहाँ पे कुछ काम कर लीजिएगा, WHO के जो गठन है उसका ध्यान रख लीजिएगा, हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है, और साथ ही इन सारी चीज़ों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है आगे क्या, तो ये सब चीज़ें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है कि किस क्या उद्देश्य है, ये सब क्या है, ये सब कभी पूछता नहीं जल्दी पीसीएस में। तो ध्यान रखने वाली जो चीज़ें थी मैंने बता दिया। पीडीजी की पहली बार बैठक हुई है इन 3 देशों के अलावा, मतलब इनके 3 जगह छोड़ के, अमेरिका, यूरोप और जापान को छोड़ के पहली बार हैदराबाद में बैठक हुई है। इसी समय इंडिया फार्माकोपिया जो कमीशन है, जो किसके केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वो इसका सदस्य बन गया है। और जो पीडीजी है उसका पर्यवेक्षक कौन है, तो WHO है। इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। और बैठक कहाँ संपन्न हुई, तो हैदराबाद में हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, नेक्स्ट देखते हैं सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। तो पहली चीज़ ध्यान में यहाँ रखिएगा, ये जो दो नाम दे रखे हैं, समक्का और सरक्का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्या है, पहली बात तो ये माँ बेटी के नाम है, ठीक है। ये माँ बेटी के नाम दे रखे हैं समक्का और सरलक्का। इनका वहाँ के इतिहास में कुछ स्थान, अच्छा स्थान है, इस हिसाब से इनकी यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है इनके नाम से। तो ध्यान रखिएगा, ये जो माँ बेटी हैं इन्होंने क्या किया था, इनको किस लिए याद किया जाता है, तो ये जो बेटियां हैं इन्होंने क्या किया था, काकतीय शासक जो हैं उन्होंने सूखा जब पड़ा था उन क्षेत्र में, तो वहाँ पे क्या किया था, कर को कम नहीं किया था, ठीक है, और टैक्स लगा दिया था सूखे की स्थिति में भी। तो इन लोगों ने विद्रोह किया था, तो इसी संदर्भ में इनको ध्यान रखा जाता है वहाँ पे। और इनका जो सरक्का, इनको सरलक्का नाम से भी, सरलम्मा नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के संदर्भ में जो नाम दे रखा है, समक्का सरलक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, इसको देख लेते हैं आगे। तो 4 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो क्या दिया, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो इसमें संशोधन किया, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट जो 2009 का, उसमें संशोधन किया। और उसमें संशोधन करके एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा, ये यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी यहाँ पे। यूनिवर्सिटी का नाम हमने देख लिया, समक्का सरलक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। और यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी तेलंगाना के मुगलू जिला में, ठीक है, तेलंगाना के मुगलू जिला में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट जो है 2009 में संशोधन करके। ध्यान रखिएगा। और चीज़ इसमें देख लीजिएगा, जैसे ये क्या दे रखा है, ये जो समक्का और सरक्का जठारा है वो कुंभ मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो कोया जनजाति द्वारा ये मेले का आयोजन किया जाता है और द्विवार्षिक मेला है, ठीक है। और इनका संबंध कहाँ से, तेलंगाना के भुगलू जिला में। और यही भुगलू जिला में क्या किया जा रहा है, ये यूनिवर्सिटी को स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट जो 2009 का, उसमें संशोधन करके। तो इतनी चीज़ इसमें ध्यान में रखिएगा। क्या क्या, पहली बात, ये जो समक्का और सरलक्का हैं, इन्होंने क्या, जो काकतीय शासक हैं, ये माँ बेटी हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। और काकतीय शासकों ने जो टैक्स इम्पोज किया था ड्यूरिंग किसमें, जो सूखा पड़ा था, उस स्थिति में माँ बेटियों ने इनका विरोध किया था। तो इस संदर्भ में इनको ध्यान रखा जाता है। इनके नाम से कई चीज़ें राज्य में चलती हैं, कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा, इनके नाम से मेला भी चलता है, कुंभ मेला। जो कुंभ मेला के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है, कौन सा, समक्का सरक्का जठारा मेला जो है, वो कुंभ मेला के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है, वो भी इन्हीं के नाम पे चल रहा है। साथ ही ये कोया जनजाति से बिलोंग करते हैं और इन्हीं के नाम पे यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है, जहाँ जिस जिले में क्या मेले का आयोजन किया जाता है, तेलंगाना में भुगलू जिले में। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, ट्रैवल फॉर लाइफ। तो ध्यान रखना यहाँ पे आप, ट्रैवल फॉर लाइफ, ये लाइफ पहले एक स्कीम चलाई गई थी मोदी जी द्वारा COP26 के समय, इसकी उद्घोषणा की गई थी। तो देख लेते हैं संदर्भ में, उसी के अंतर्गत ये ट्रैवल फॉर लाइफ भी स्टार्ट किया जा रहा है। तो ध्यान रखिए, क्या पहली चीज़ ध्यान में जो रखना है आपको, ठीक है, जो मिशन लाइफ है उसको UNFCCC का COP26 हुआ था, ठीक है, उसमें प्रस्तावित किया था नरेंद्र मोदी जी ने। कब, तो COP26 हुआ था 2021 में UNFCCC का। उसमें जो लाइफ जो स्कीम है, ये मिशन लाइफ जो है, उसको सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी जी ने क्या प्रस्तावित किया था। उसके बाद में जो गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है, वहाँ से इस जो मिशन लाइफ है उसकी औपचारिक घोषणा की। तो ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, COP26 ध्यान रखिएगा, जहाँ से इसको प्रस्तावित किया था, कौन सा, मिशन लाइफ योजना को
मिशन जो लाइफ है इसको प्रस्तावित किया था नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद गुजरात के एकता नगर जिले से स्टैचू ऑफ यूनिटी जहाँ पे पड़ती है वहाँ से इसका औपचारिक स्टार्ट कर दिया, मतलब इसको स्टार्ट कर दिया, इस स्कीम का शुभारंभ किया। उसी के अंतर्गत ये ट्रैवल फॉर लाइफ आया गया, तो इसको देख लेते हैं। 27 सितंबर 2023 को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने क्या किया, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को वैश्विक रूप से लॉन्च किया। तो ट्रैवल फॉर लाइफ नई दिल्ली में भारत मंडपम, जो भारत, क्या ध्यान रखिएगा, क्या पर्यटन मंत्रालय जो भारत सरकार ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत मंडपम नई दिल्ली से ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम जो है उसको वैश्विक रूप से लॉन्च किया। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो ट्रैवल फॉर लाइफ है इसमें कौन कौन है भागीदार, तो केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये ध्यान रखिएगा, MOFCC इसको शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रख सकते हैं। साथ ही UNWTO और यूनेप की भागीदारी से इसको प्रारंभ किया गया, किसको, ट्रैवल फॉर लाइफ को। तो पर्यटन मंत्रालय ने इसको वैश्विक रूप से लॉन्च किया है, ठीक है, भारत सरकार के। कब, तो 27 सितंबर 2023 को, डेट ना ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली से इसको, भारत मंडपम और नई दिल्ली से इसको लॉन्च किया ट्रैवल फॉर लाइफ को। ये किसका पार्ट है, मिशन लाइफ का पार्ट है, जो मिशन लाइफ COP26 में उसकी अनौपचारिक घोषणा हुई थी, और औपचारिक घोषणा उसको जो एकता नगर गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी से उसकी औपचारिक घोषणा की गई थी। तो उसी के अंतर्गत ये ट्रैवल फॉर लाइफ स्टार्ट किया गया, किसके, पर्यटन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली से। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। भागीदार कौन कौन है इसमें, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री, क्लाइमेट चेंज है, UNWTO और यूनेप है। आगे देखते हैं क्या कार्यक्रम का लक्ष्य है, सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति के साथ अभिसरण में देश में स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना। ट्रैवल फॉर लाइफ के अंतर्गत कुछ 8 केंद्रीय विषय जो थीम है उनको चिन्हित किया गया है। सारी थीम रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे, सेव एनर्जी हो गई, तो सेव एनर्जी हो गई, सेव वाटर हो गया, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, रिड्यूस वेस्ट हो गया, एम्पावर लोकल बिजनेस एंड कम्युनिटीज़, रिस्पेक्ट लोकल कल्चर एंड हेरिटेज, कंज्यूम लोकल फूड्स एंड कंजर्व नेचुरल हेरिटेज। ये सब क्या, इसके 8 सेक्टर दे रखे हैं। तो इतनी चीज़ें इसमें याद ना करिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। और लाइफ का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, पहली बात, ठीक है, लाइफ का फुल फॉर्म क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। लाइफ का फुल फॉर्म क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये जो इसके 8 केंद्रीय विषय हैं इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। अपने आप क्या पता पूछ ले इसमें से केंद्रीय विषय कौन नहीं है, किसका, ट्रैवल फॉर लाइफ मिशन का, तो आप लगा सकते हैं। और जो ट्रैवल फॉर लाइफ है इसको अलग अलग क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया है। 2 अलग अलग क्षेत्र कौन कौन से हैं, पहला क्षेत्र है स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ, और दूसरा है ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता एक चली थी, उसके संदर्भ में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता। तो इसको देख लेते हैं। तो इस प्रतियोगिता के संदर्भ में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहली बात तो ध्यान क्या रखना है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ये संचालित है। तो किसके द्वारा, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित है। इसमें ऐसे गांवों को सम्मानित किया जाता है जो ग्रामीण पर्यटन स्थल का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, संचालित है। इन गांवों को सम्मानित किया जाता है जो ग्रामीण पर्यटन स्थल में सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये दिए गए कुल 35 गांवों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें कौन से 5 को गोल्ड मिला है, 10 को रजत मिला है और 20 को कांस्य मिला है। तो देख लीजिए गोल्ड वाले गांव को पहला कौन सा गांव आता है, दावड़, जो बांदीपुरा जम्मू कश्मीर में है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का है। साथ ही सर्वश्रेष्ठ ग्राम प्रतियोगिता के अंतर्गत इसको पहला रैंक मिला हुआ है, कौन सा, दावड़ जो है बांदीपुरा का। बांदीपुरा जिला है और पड़ता कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। रजत श्रेणी में उत्तर प्रदेश का एक गाँव दे रखा है, कुरौना। तो ये याद कर लीजिएगा, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें ध्यान रख लीजिएगा, पहला गांव बांदीपुरा जो जम्मू कश्मीर में है। रजत श्रेणी में यूपी का कौन सा गांव है, तो रजत श्रेणी में यूपी का गांव है कुरौना ग्राम। इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा, बाकी इनको आप रीड कर सकते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरे पे है सरमोली जो पिथौरागढ़ का है उत्तराखंड में। तीसरा है रईक जो ममित जिला पड़ता है और मिजोरम प्रदेश में। कंथालूर इडुक्की में जो केरल पड़ता है। मडला पन्ना मध्य प्रदेश में जो पड़ता है। ये सब 5 गोल्ड मेडलिस्ट गांव हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता में अवार्ड मिला है, गोल्ड। तो इतनी चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड। इसको देख लेते हैं, भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड में क्या दिया हुआ है। तो पहली चीज़ ध्यान में रखिएगा क्या, तो ये जो राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड है NCOL नई दिल्ली में, इसने क्या किया, सहकारिता के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था। और NOCL द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह द्वारा भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के 6 उत्पादों को जारी किया गया। तो ये संगोष्ठी जो रखी गई थी, इसी में क्या किया गया, जो अमित शाह हैं हमारे केंद्रीय गृह मंत्री भी हों, सहकारिता मंत्री भी हों, उन्होंने क्या किया, भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के 6 उत्पादों को जारी किया। ये ध्यान में न रखिएगा। ये जो 8 नवंबर 2023 से ही ऑर्गेनिक्स अंडर रूफ विचार के साथ सभी ऑर्गेनिक्स उत्पादकों के लिए रिटेल आउटलेट नेटवर्क की भी शुरुआत की जा रही है। इतनी चीज़ ना ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखना है आपको कि राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड जो द्वारा नई दिल्ली में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, राष्ट्रीय संगोष्ठी का, उसी में NOCL जो संगोष्ठी आयोजित की गई थी, उसमें मुख्य जो गृह मंत्री जो हैं हमारे और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह ने भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के 6 उत्पादों को जारी किया था। कुछ चीज़ें और ध्यान रख सकते हैं क्या पे, कि 25 जनवरी 2023 को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट जो होता है, उसके अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को पंजीकृत किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंतर्गत इसको पंजीकृत किया गया, वो भी मल्टी स्टेट, मतलब 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए जो सोसाइटीज़ काम करती हैं उसके अंतर्गत इसको रजिस्टर्ड किया गया। क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगी, तो इसलिए इसको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया गया। यहाँ पे ध्यान कमेंट बॉक्स में बताइए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती हैं उनका कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है, और कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत इनको ऐड किया गया है भारतीय संविधान में। तो ध्यान रखिएगा, NOCL को पंजीकृत किया गया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंतर्गत 11 जनवरी 2023 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा क्या किया गया, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड जो है उसके गठन को मंजूरी दे दी थी। इसका जो हेड ऑफिस कहाँ है, तो आनंद गुजरात में है। तो इतनी चीज़ इसमें केवल ध्यान में रखिएगा। क्या क्या गठन, तो देख लिया गठन कौन से एक्ट क्या हुआ है, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत गठन हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आनंद गुजरात में है। इसी के तहत इन्होंने क्या किया गया, राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की थी इसी ने। तो उसी के तहत जो भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के 6 उत्पाद हैं उनको जारी किया है मुख्य जो गृह मंत्री अमित शाह ने। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एकात्मकता की मूर्ति। एकात्मता की मूर्ति के संदर्भ में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। एकात्मता की मूर्ति, इसको क्या ध्यान रखना है, इस मूर्ति का अनावरण कहाँ, ओंकारेश्वर में जो एक आयोजित हुआ था, क्या, शंकरवतरणम नामक एक समारोह के दौरान किया गया था। ध्यान में यहाँ से रखिएगा क्या कि ये कहाँ पे किया गया, तो इसको मंदाता पर्वत ध्यान में रखिएगा। मंदाता पर्वत जो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे इस मूर्ति को स्थापित किया गया है। तो मंदाता पर्वत जो पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे इस मूर्ति को स्थापित किया गया। और ये जो मूर्ति है किसके, ये शंकराचार्य, कौन से हैं हमारे आदि गुरु शंकराचार्य की एक विशाल प्रतिमा है। तो ध्यान में रखिएगा क्या, प्रतिमा किसकी है, ये आदि गुरु शंकराचार्य जी की एक विशाल प्रतिमा है, जिसको हम एकात्मता की मूर्ति के रूप में इसको स्थापित किया गया। स्थापित कहाँ किया गया है, तो मध्य प्रदेश के मंदाता पर्वत पे इसको स्थापित किया गया है। हाइट इसकी 108 फीट है। और वॉकिंग पोस्चर मतलब चलने की मुद्रा में दर्शाया गया इसको। और ये मिश्र धातु की बनी हुई, जिसमें 88% तांबा है, 8% टिन है और 4% लेड या शीशा है, ठीक है। तो मिश्र धातु की है, आदि गुरु शंकराचार्य की है। मध्य प्रदेश के मंदाता पर्वत में इसको क्या किया गया, स्थापित किया गया। 108 फीट की है, वॉकिंग पोस्चर में है। इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं हमारे, वो कौन से शंकराचार्य जो हैं हमारे, वो कौन से, अद्वैत वेदांत संस्थान, एक सेकंड रुकिएगा, ये कौन से शंकराचार्य हैं हमारे आदि गुरु शंकराचार्य, हाँ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये अद्वैत के समर्थक हैं, अद्वैतवादी हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अद्वैत के समर्थक हैं कौन, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। अर्थात व्यक्तिगत आत्मा की एकात्मता सिद्धांत को मानने वाले हैं। जन्म केरल कार्लीग्राम में हुआ, ब्राह्मण परिवार में, श्रृंगेरी, पुरी, द्वारिका और बद्रीनाथ में 4 मठों का इन्होंने स्थापना भी की थी।
देखिए ध्यान में क्या क्या रखना है, जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं उनको ध्यान में रखिएगा, अद्वैतवादी दर्शन के समर्थक हैं, ठीक। जन्म कहाँ हुआ? केरल में हुआ। इन्होंने 4, ये ध्यान रखिएगा, श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में 4 मठों की स्थापना की थी। कहाँ कहाँ पे? श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका में 4 मठों की स्थापना की थी, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इनको जो मूर्ति है, एक आत्मा की मूर्ति, ये एकात्मता की मूर्ति है, सॉरी, उसको स्थापित कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश के मंदाता पर्वत में स्थापित किया गया है, ठीक है। MP मंदाता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कितनी? 108 फीट की है, 108 फीट ध्यान में रखिएगा। साथ ही वॉकिंग पोस्चर में है, वॉकिंग पोस्चर में मतलब चलती हुई मुद्रा में है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ध्यान में क्या रखना है आपको? मिश्र धातु की बनी है, जिसमें 88 सबसे सर्वाधिक क्या है? तांबा है। प्रतिमा जो है 54 फीट ऊंचे एक आसन पे के ऊपर स्थित है, जो 27 फीट ऊंचे कमल की पंखुड़ी सदृश आधार पर टिका हुआ है। 500 वर्षों से भी अधिक इसमें क्या दे रखा है? इसकी एज है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इनका नाम जो कंसेप्चुअल स्केच जो है किसने तैयार किया था? तो वासुदेव कामत ने इसका कॉन्सेप्चुअल स्केच तैयार किया था। तो ठीक है, किसने? कॉन्सेप्चुअल स्केच किसने तैयार किया था? तो वासुदेव कामत ने। और साथ ही ये क्या है, जो मूर्ति का निर्माण किसने किया? तो भगवान रामपुरे ने इस मूर्ति का निर्माण किया। ये मूर्तिकार हैं कहाँ के? सोलापुर, महाराष्ट्र के। तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा, भगवान रामपुरे ने, ये मूर्तिकार हैं, इन्होंने मूर्ति को तैयार किया है। किसकी? एकात्मता की मूर्ति का, जो आदि गुरु शंकराचार्य के लिए है, जो अद्वैतवादी दर्शन के समर्थक हैं। साथ ही 108 फीट की मूर्ति है, चलने की मुद्रा में है, मूर्ति बनाई गई है। उसी मूर्ति का निर्माण किसने किया? तो भगवान रामपुरे ने। और कॉन्सेप्चुअल स्केच किसने तैयार किया था? तो वासुदेव कामत ने। कुछ और मूर्तियां दे रखी हैं यहाँ पे, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो कहाँ पे है? तो गुजरात में दिया है, सबको पता होगा। तिरुवल्लुर प्रतिमा तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। और भगवान मुरुगन प्रतिमा तमिलनाडु में। तो ये दोनों प्रतिमा कहाँ पे हो गई? हमारी तमिलनाडु में। इनका ध्यान में रखिएगा। हनुमान मूर्ति देखा होगा आपने कभी भी, नई दिल्ली का जब मूवीज़ में शॉट आता है तो हनुमान जी की मूर्ति दिखाई जाती है, वो कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। गोमटेश्वर प्रतिमा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और एक और कर्नाटक में है, कौन सी? मुरुदेश्वर, भगवान शिव की जो प्रतिमा है वो भी कहाँ पे? तो कर्नाटक में है। कुछ अन्य प्रतिमाएं दे रखी, हो सकता है मिलान के लिए आपसे पूछ ले। एक और हालिया में मूर्ति जो है स्थापित की गई है भारत के बाहर, अंबेडकर जी की, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। आपको पता होगा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, समानता के लिए हमेशा लड़ाई करने वाले अंबेडकर जी के लिए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है उसको स्थापित किया गया। कहाँ पे किया गया? तो अमेरिका में किया गया है, मैरीलैंड, अमेरिका में। तो कहाँ पे? 14 अक्टूबर 2023 को मैरीलैंड जो है हमारा, अमेरिका में, वहाँ पे BR अम्बेडकर जी की 19 फीट ऊंची, कितनी? 19 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया। और ये रेप्लिका है, किसकी रेप्लिका? जैसी हैदराबाद में जो बनी है, हैदराबाद में जो अम्बेडकर जी की प्रतिमा बनी है उसी की रेप्लिका बनाई गई है मैरीलैंड, अमेरिका में, जो 19 फीट की बनाई गई है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये भारत से बाहर अम्बेडकर जी की क्या है? भारत से बाहर जो अम्बेडकर जी की सबसे ऊँची प्रतिमा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रामवी सुतार जो हैं इसके शिल्पकार थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाई है, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जिन्होंने बनाई है, रामवी सुतार, उन्हीं ने ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का भी बनाया है। इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाकी स्टैचू ऑफ यूनिटी के संदर्भ में तो आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अम्बेडकर जी की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है देश के बाहर, वो कौन सी है? मैरीलैंड, अमेरिका में, 19 फीट ऊंची है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से इनको जाना जाता है। रेप्लिका है किसकी? जो हैदराबाद में स्थापित है अम्बेडकर जी की प्रतिमा। आगे देखते हैं क्या नेक्स्ट, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन के संदर्भ में देख लेते हैं। पहली चीज़, हल्दी का नाम ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेता है क्या? वनस्पति की नेम कुरकुमा लौंगा, ये ध्यान में रखिएगा, कुरकुमा लौंगा इसका, ठीक है, नाम है। और ये जो हमारा हल्दी है वो किसके? जिंजीबेरेसी जो एक परिवार है उसका एक फ्लावरिंग प्लांट है, तो ध्यान में रखिएगा। पुष्पीय पादप है ये, किसका? जिंजीबेरेसी एक परिवार होता है, जैसे अलग अलग फैमिली होती है, उनके एक प्लांट है, कौन सा? पुष्पीय प्लांट है, उसका जो परिवार का सदस्य है कौन? हल्दी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। वनस्पतिक नाम, परिवार कौन सा है? जिंजीबेरेसी, ठीक है।
और ये फ्लावरिंग प्लांट है, और एक ये सदाबहार और औषधि गुणों से युक्त भी है, ये सबको पता होगा। आगे देखते हैं इसमें क्या ध्यान में रखने वाली चीज़ क्या है। भारत जो है, भारत में हल्दी उत्पादन 11.61 लाख टन था, जो वैश्विक हल्दी उत्पादन का करीबन 75% है। सर्वाधिक हल्दी उत्पादक जो राज्य हैं भारत में कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ठीक। क्या क्या? पहली चीज़ तो विश्व में सबसे बड़ा हल्दी का उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक कौन है? तो भारत है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक कौन है हल्दी का? तो भारत है। साथ ही भारत जो विश्व में हल्दी उत्पादन होता है उसका करीबन कितना 75% से अधिक उत्पादन करता है। और सर्वाधिक जो उत्पादन करने वाले राज्य हैं वो कौन से हैं? राज्य हैं यहाँ पे, ठीक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी कितनी है भारत की हल्दी व्यापार में? तो 62% है। इतनी चीज़ इसमें ध्यान में रखिएगा। तो देख लेते हैं हल्दी बोर्ड के संदर्भ में। अक्टूबर 4, 2023 को भारत सरकार ने हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया गया था। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास एवं संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन कार्य ये दे रखे हैं, क्या क्या कार्य होंगे ये भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आगे ये देख लीजिएगा, लक्ष्य दे रखा है क्या। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड केंद्रीय गतिविधियों के माध्यम से वर्ष 2030 तक भारत द्वारा हल्दी निर्यात को $1 बिलियन तक पहुंचाने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो ये टारगेट दे रखा है 2030 तक करीबन $1 बिलियन के आसपास जो व्यापार निर्यात है हल्दी का, वो अनुमान व्यक्त किया है, ठीक है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड ने बताया केंद्रीय गतिविधियों के माध्यम से। गठन कब हुआ है हल्दी बोर्ड का? तो अभी 2023 में हुआ है। और चीज़ ध्यान रखिएगा, हल्दी के उत्पादन, उपभोक्ता और निर्यात में सबसे बड़ा कौन है? तो भारत है। विश्व में 75% उत्पादन कहाँ पे होता है हल्दी का? तो जो भारत में ही होता है। और भारत में जो सबसे ज़्यादा जिले, जिले कह रहा हूँ, जो प्रदेश हैं हल्दी का उत्पादन करते हैं, उसमें महाराष्ट्र आता है पहले नंबर पर, दूसरे में तेलंगाना, तीसरे में कर्नाटक और चौथे में तमिलनाडु। और विश्व व्यापार में हल्दी में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो 62% है। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा हल्दी बोर्ड से संबंधित। नेक्स्ट है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अनौपचारिक नाम है जो महिलाओं के लिए आरक्षण के बिल, आरक्षण जो रिजर्वेशन लाने के लिए बिल लाया गया है राजनीति में, उसका ये अनौपचारिक नाम है, मतलब अनऑफिशियल नाम है। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसमें देख लेते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संदर्भ में। यहाँ देखिए कुछ बैकग्राउंड दे रखा है कि पहले कौन कौन लाया इस बिल को। देवी गौड़ा जी की सरकार में आया है, ठीक है, प्रस्तुत किया गया। दूसरी बार भी प्रस्तुत किया गया अटल बिहारी की सरकार जी में। ये सब दिया गया है, ये सब पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन कभी बने कि इस तरह का बिल ये पहली बार लाया गया सरकार में, तो नहीं, इससे पहले कई सरकारों ने प्रयास किए हैं, लेकिन क्या हुआ कि इसको पारित नहीं हो पाया ये बिल। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्मरणीय तथ्य में आ जाते हैं। ये जो बिल है उसको क्या, किस नाम से, ऑफिशियल नेम क्या है इसका? महिला आरक्षण विधेयक को संविधान संशोधन कौन सा है? ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। पहली चीज़, एक और चीज़ ध्यान रख लीजिए, जैसे वैसे बहुत लोगों को पता होगा, बिल जो होता है वो जब जो बिल है जो होता है जब पास होता है तब वो जाके एक्ट बनता है। तो इसी प्रकार 128 बिल लाए गए हैं, जिनमें से कितने, केवल 106 ही पास हो चुके हैं। तो 106 एक्ट बन गए और 128 संशोधन विधेयक लाए जा चुके हैं, लेकिन वो क्या हुए हैं, कभी एक्ट नहीं बने इसमें, ठीक है। तो 128 में 106 जो हैं वो एक्ट बन चुके हैं, बाकी ये विधेयक कौन सा है? तो 128वां है, ठीक है। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा इसको। तो दिया है 19 सितंबर 2023। ये देखिए, 2 तिथि मैं बताऊंगा याद रखने के लिए। एक ये दे रखी है 19 सितंबर 2023 को, और एक जब वो जो हमारा जो संसद है उसका निर्माण, जो मतलब उसका जब वो क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया, तो वो तिथि ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, डेट भी पूछ लेता है। तो 19 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक जो है 128वां संविधान संशोधन विधेयक, उसको लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, लोकसभा में पारित हो गया, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में पारित हो गया, और ये फिर फाइनली क्या हो गया, एक्ट बन गया। कौन सा? 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। तो कौन सा अधिनियम है, ध्यान में रखिएगा, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। और बिल कौन सा था? 128वां संशोधन विधेयक था, ठीक है। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। इस एक स्पेशल सेशन के दौरान इसको पारित कराया गया है। 18 से 21 सितंबर के दौरान एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था, किसका? संसद का। तो उसी के दौरान इसको क्या पारित कराया गया है, और इसको अनौपचारिक रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है, ठीक है। 454 लोगों ने मतदान किया, जिसमें केवल 2 सदस्य थे जिन्होंने विरोध में मतदान किया। ये देख लीजिएगा,
जो ओवैसी की जो पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की, उनके 2 सांसद थे जिन्होंने क्या इसको अपोज किया, बाकी क्या सर्वसम्मति से इसको राज्यसभा में पास करा दिया गया और लोकसभा में केवल 2 लोगों ने इसको अपोज किया इस बिल का। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मतलब ये एक्ट बन चुका है 106वां संविधान संशोधन विधेयक। आगे देख लेते हैं क्या है कि ये पहला क्यों इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि नया संसद जो भवन बना है उसमें पारित होने वाला पहला विधेयक बन जाता है। साथ ही यह क्या करेगा, महिला जो है उनको न्यूनतम 33% जो भागीदारी है उनकी सुनिश्चित करेगा। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, न्यूनतम 33% भागीदारी सुनिश्चित करेगा। कहाँ कहाँ पे, तो लोकसभा ध्यान रखिएगा, राज्य की जो विधानसभाएं हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली की विधानसभा है उसमें 1/3 मतलब 33% सीटें आरक्षित करेगा। इतनी चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ राज्यसभा नहीं दे रखा है, ठीक है, यहाँ राज्यों की विधानसभा दे रखा है, राज्यसभा में ऐसा कोई आरक्षण नहीं लागू होगा। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो 1/3 आरक्षण दिया जाएगा लोकसभा में, राज्यों की विधानसभाओं में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है उसकी विधानसभा में। 106वां संविधान संशोधन जो ये बन गया है, ठीक है, अमेंडमेंट अधिनियम बन गया है। और ये एक्ट कौन सा एक्ट बन गया 106वां, और अधिनियम कौन सा था, सॉरी एक्ट बन गया 106वां संविधान संशोधन और इसको 128वां संशोधन विधेयक लाया गया था। तो इतनी चीज़ इसमें ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन बनता है कौन सा, 128वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था और इसको पास हो गया तो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया है। 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी, ठीक है, और सर्वसम्मति से राज्यसभा में पास हुआ है। लोकसभा में 2 लोगों ने इसको अपोज किया बिल को, AIM के जो ओवैसी हैं और इम्तियाज़ जलील, इन्होंने क्या किया है, इसको अपोज किया था। तो ये नाम ना ध्यान रखिएगा, मतलब इतना ध्यान रखिएगा 2 लोगों ने इसको पक्ष में वोट नहीं किया था। बाकी कहाँ कहाँ के लिए, राज्यसभा छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो लोकसभा है, राज्यों की विधानसभाएं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है उसकी जो विधानसभा है वहाँ पे आरक्षण किया जाएगा। तो ये जो विधेयक जो जब भी संशोधन होता है तो कुछ जो संविधान में अनुच्छेद दिए हुए हैं उनमें भी कुछ नई चीज़ें ऐड या घटाई बढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 106वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है हमारा, उसके माध्यम से अनुच्छेद जो 239 AA है उसमें संशोधन किया गया है और कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, 330 है, 332 है और 334 है। तो देख लेते हैं इनमें 330A, 32 है, 34 में क्या दे रखा है। तो नया अनुच्छेद जो 330 है उसके जोड़ने के माध्यम से संविधान में 2 प्रावधान शामिल किए गए हैं। पहला क्या है, लोकसभा में जो SC ST की सीटें हैं, ध्यान रखिएगा, SC और ST की जो सीटें हैं उनमें से 1/3 सीटें जो SC ST की महिलाएं हैं उनको रिजर्व होंगी। तो मतलब लोकसभा में जो SC ST के लिए रिजर्वेशन दे रखा है 22.5% के आसपास, उसमें से 1/3 जो सीटें हैं वो SC ST की महिलाओं को आरक्षित कर दी जाएंगी। साथ ही जो लोकसभा में डायरेक्ट निर्वाचन होकर जो लोग आते हैं उसमें से 1/3 सीटें किसको, महिलाओं को आरक्षित होंगी। एक किस में लिखा है, तो अनुच्छेद 330A में जोड़ा गया है प्रावधान। 2 प्रावधान शामिल किए गए हैं। पहला जो लोकसभा में सीटों का आरक्षण होता है SC ST के लिए, उसमें उनकी महिलाओं को भी 1/3 दिया जाएगा जैसा कि पंचायत और नगर पालिका में होता है। दूसरा, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होकर आएंगे लोकसभा में SC ST को छोड़ के, उसमें से भी 1/3 सीटें महिलाओं को आरक्षित की जाएंगी, ठीक। जो 330A में ये दिया हुआ है। 332A में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 332 ये हो गया लोकसभा के लिए, 332A हो गया हमारा कौन सा, राज्यों की विधानसभाओं के लिए। तो राज्य की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण से संबंधित प्रावधान करेगा कौन सा, 332A। आगे दे रखा है 334 है, तो 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 334 से देख लेते हैं इसमें क्या है। 334 को जोड़ने के माध्यम से क्या किया गया है, इसमें भी कुछ शर्तें दे रखी हैं, मतलब जो ये आपको पता होगा, बहुत जगह आपने सुना भी होगा, ये जो अमेंडमेंट हुआ है संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण के संबंध में, इसको अभी से लागू नहीं किया जाएगा, ये आपको पता होगा। तो वही दिया गया कि परिसीमन के बाद प्रभावी होगा। तो यहाँ पे क्या है, 334 में शर्तें दे रखी हैं। क्या, पहली कि लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण से संबंधित प्रावधान कब किया जाएगा, तो जब परिसीमन हो जाएगा इन क्षेत्रों का, उस प्रक्रिया के बाद ही ये जो रिजर्वेशन है प्रभावी होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या, तो परिसीमन आपको पता होगा दूसरा कब, शायद 2026 या 27 में होने वाला है नया परिसीमन, उसी के बाद ही क्या होगा, प्रभावी होगा। दूसरा दे रखा है परिसीमन जो होगा, ये मतलब ध्यान रखिएगा, यह परिसीमन क्या होगा, संविधान संशोधन अधिनियम जो 106वां है 2023 के कानून बनने के बाद होने वाली जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर आंकड़ों का प्रयोग करेगा। तो मतलब
मान लीजिए अगर 2023-24 में 24-25 में कोई जनगणना हो जाती है और ये हमारा एक्ट बन चुका है, 106वां संविधान संशोधन एक्ट बन चुका है, तो ये जो परिसीमन होगा वो किसका, कौन से जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करेगा, तो यही वाले जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग करेगा जो नई पहली जनगणना होगी इस एक्ट के बनने के बाद। दूसरा, लोकसभा और राज्य की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है इसको पहली बार तो 15 वर्षों के लिए इसको पहली बार प्रदान किया जाएगा, उसके बाद इसको पुनः लागू कर सकती है संसद, तो यही दिया हुआ है इसमें। तो ध्यान रखने वाली चीज़ें आपको बता दी, कौन सा संशोधन अधिनियम था, कौन सा एक्ट बना, किसने सर्वसम्मति से कहाँ पे पास हुआ, कहाँ पे नहीं पास हुआ, पहला विधेयक था कौन सा, नई संसद भवन का पहला, ठीक है। 33% रिजर्वेशन फिक्स किया जाएगा। SC/ST की जो संख्या है लोकसभा में उसमें भी जो 1/3 सीटें होंगी उनकी महिलाओं को दे दी जाएंगी, ठीक। और राज्य की विधानसभा में भी दे दिया, 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए, 330 है, 32 है, 34 है। 34 में जो शर्तें दे दी गई हैं उस शर्तों को स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि पहले परिसीमन के बाद होगा, साथ ही 15 वर्षों के लिए होगा, और जो पहली जनगणना होगी इस एक्ट के बनने के बाद उसी के आधार पर वो परिसीमन होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी, कौन सी, महिला आरक्षण विधेयक में। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, कौन सा, आयुष्मान भवा अभियान। तो आयुष्मान भवा अभियान आपको पता होगा आयुष्मान भारत के अंतर्गत ही ये स्कीम है, तो देख लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया, आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ किया। यह अभूतपूर्व पहल क्या, आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है। तो आयुष्मान भारत योजना आपको कब से कब तक चली ये ध्यान में रखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आयुष्मान भारत की जो सफलता मिली है बड़ी अच्छी, उसी के सफलता पर क्या है, इसको लॉन्च किया गया, कौन सा, आयुष्मान भवा अभियान। साथ ही यह स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन का भी प्रतीक है, कौन, आयुष्मान भारत स्कीम जो थी। आयुष्मान भवा अभियान को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। देखिए मंत्रालय का नाम ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं जरूर ये। तो आयुष्मान भवा जो अभियान है वो किसने लॉन्च किया है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। और ये क्या है, एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है, एक इनिशिएटिव है, पहल है ये एक तरह की राष्ट्रव्यापी। उद्देश्य क्या है, प्रत्येक गांव और शहर तक स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करना। आयुष्मान भवा अभियान जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आबा-ID निर्माण और गैर संचारी रोगों, तपेदिक, सिकल सेल रोग जांच एवं प्रबंधन संबंधित सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। इसको इतनी चीज़ में ध्यान रखिएगा। 17 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक सेवा पखवाड़ा के दौरान इसको लागू किया गया है। इसके 3 घटक हैं, कौन कौन से दे रखे हैं ये देख लीजिएगा। आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेला और आयुष्मान सभा। तो आयुष्मान भवा के 3 घटक हैं, आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेला, आयुष्मान सभा। इतनी चीज़ इसमें ध्यान में रखिएगा। ये मंत्रालय ध्यान में रखिएगा, परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय। शुभारंभ किसने किया था, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था, ठीक है। और ये किस लिए लाया गया कि जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं और सफलता जो मिली है किसको, आयुष्मान भारत योजना को, उसी के संदर्भ में इसको लाया गया है। इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे जो आपको पता होगा आयुष्मान भारत जो स्कीम लाई गई थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुरूप इसको लाया गया था, जो SDG 3 होता है हमारा। यहाँ SDG सारे ध्यान रख लीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। अगर PYQ आपने देखा हो तो देखा होगा, वहाँ पे जो SDG से रिलेटेड है वहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, उनको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो वही दे रखा है SDG 3 जो है क्वालिटी गुड हेल्थ एंड वेलबींग जो होता है, उसी के संदर्भ में जो आयुष्मान भारत है उसको लाया गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लाया गया था। उसी की व्यापक सफलता के बाद आयुष्मान भवा जो स्कीम है उसको लॉन्च कर दिया गया केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो वही इसमें दे रखा है, तो वही सब इसमें लिखा हुआ है, ज़्यादा चीज़ें इसमें याद रखने वाली है नहीं। आगे देखते हैं क्या दे रखा है इसी में, आरोग्य मंथन 2023। तो ये जो ब्रैकेट में दे रखे हैं इनको जरूर ध्यान में रखिएगा, इनको मतलब जरूर पढ़िएगा। आरोग्य मंथन 2023 क्या है इसको देख लेते हैं। तो देख लेते हैं आरोग्य मंथन के संदर्भ में क्या है। तो पहली चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये आरोग्य मंथन जो 2023 है वो किस लिए लाया गया। तो ये जो हमारा है कौन सा, आयुष्मान भारत जन आरोग्य, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसका जो 5 वर्ष पूरे हो गए, और जो 27 सितंबर को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या ABDM कहते हैं, उसकी दूसरी वर्षगांठ है। तो इन दोनों ने क्या किया है, एक अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। तो उसी के उपलक्ष्य में क्या किया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो है उसने आरोग्य मंथन का आयोजन किया है। आयोजन कहाँ हुआ है, तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में आरोग्य मंथन का आयोजन हुआ है। तो किस लिए ये है,
आरोग्य मंथन 2023 ध्यान में रख लिएगा, किस लिए लाया गया, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए, और जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उसके जो अभूतपूर्व सफलता मिली है इन दोनों योजनाओं को, तो उसी के उपलक्ष्य में आरोग्य मंथन का आयोजन किया गया है। कहाँ पर, तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में। आगे ध्यान में रखिएगा कि इसी के जब जो इनको मतलब अभूतपूर्व सफलता मिली, तो इसी संदर्भ में क्या है, कुछ पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं राज्यों को जिन्होंने अच्छा कार्य किया है। तो इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और जो हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उसी के प्रभावी कार्यान्वयन के संदर्भ में विभिन्न श्रेणियों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया गया है। पहला क्या दिया गया, सर्वाधिक संख्या में जिन्होंने उपचार किए हैं उनको पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो बड़े राज्यों में सर्वाधिक संख्या में जिसने उपचार किया वो कौन है, केरल है, और छोटे राज्यों में मेघालय और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी। तो उपचार के संदर्भ में अगर देखें जो जिसको पुरस्कार प्रदान किया गया सर्वाधिक संख्या में उपचार किसने किया बड़े राज्यों में, तो केरल ने किया है। छोटे राज्यों में किसने सर्वाधिक संख्या में उपचार किया, तो मेघालय ने किया, और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पुडुचेरी आता है। और देखें अगर जो आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके अंतर्गत जो सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने वाले में किसको अवार्ड मिला है, तो बड़े राज्यों में असम को मिला है। ठीक है, सर्वाधिक जो कार्ड हाईएस्ट आयुष्मान कार्ड क्रिएशन में किसको मिला है, तो असम को मिला है। छोटे राज्यों में नागालैंड को, केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू एंड कश्मीर को। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा, किसमें, ये जो हमारा आरोग्य मंथन 2023 मनाया गया है। तो समझ में आ गया आरोग्य मंथन क्या है। आरोग्य मंथन जो है हमारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन है उसके संदर्भ में ये लाया गया। इनकी जो अच्छी अभूतपूर्व सफलता मिली है उसी के संदर्भ में इसको विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, और उसी आयोजन में कुछ राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को अवार्ड भी वितरित किए गए, जिसमें बड़ी श्रेणी में हाईएस्ट उपचार करने में कौन, केरल आया है बड़े राज्यों में, और जो सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड क्रिएशन में बड़े राज्यों में असम है। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और एग्ज़ाम में अभी बहुत टाइम है। तो एग्ज़ाम के पहले 10 दिन पहले ही मैं सारी चीज़ें कवर करा दूंगा एकदम अच्छे से। और भी लोग लेक्चर ले रहे हैं, आपने देखा होगा, वो सीधे पढ़ दे रहे हैं चीज़ें, पढ़ क्या दे रहे हैं, मतलब वो लाइन बाय लाइन चीज़ों को रटते चल रहे हैं। कहाँ पे ये नहीं बता पा रहे हैं कि कहाँ प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रखना है, मेंस के लिए ध्यान में रखना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें। कोई कमी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड बाय।